नमस्कार दोस्तों, आज की इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स फिनोमिनन के जन्म की कहानी डीकोड करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे इसके पीछे के उस बेहद विवादित आर्किटेक्ट की, जिसका राइज और फॉल ना लिटरली किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे इस तरह के स्ट्रक्चर्ड और डीप एनालिसिस पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 12 बिलियन यूएस डॉलर्स। जी हाँ, आज के समय में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू इस चौंकाने वाले आंकड़े को भी पार कर चुकी है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, मीडिया डील्स, टिकट सेल्स और स्पॉन्सरशिप, इन सब ने मिलकर इसे क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा, सबसे अमीर साम्राज्य बना दिया है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है ये अजीब सा कंट्रास्ट। आप खुद देखिए, एक तरफ हमारे पास ये बिलियन डॉलर लीग है जिसे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जो हर साल भारी रेवेन्यू छापती है और जिसे करोड़ों लोग इतना प्यार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके फ्यूजिटिव फाउंडर यानी भगोड़ी संस्थापक ललित मोदी की एक बहुत ही डार्क सच्चाई है। मतलब जिस इंसान ने इस पूरी लीग को बनाया वो आज लंदन में एक निर्वासित जीवन जी रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है और एक वक्त पर उसे अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकियां तक मिली थी। ये सब कैसे हुआ? चैप्टर 1, एक बागी रही ज्यादा। देखिए, ललित मोदी का बैकग्राउंड कोई आम बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था। उनके दादा ने मोदी एंटरप्राइजेस की नींव रखी थी, जिसका बिजनेस टोबैको, पान मसाला से लेकर एजुकेशन और केमिकल्स तक फैला हुआ था। उनका परिवार इतना ज्यादा रसूखदार था कि 1933 में एक शुगर मिल लगाने के बाद बेगमाबाद नाम के पूरे शहर का नाम ही बदलकर मोदी नगर कर दिया गया था। सोचिए, इस बेतहाशा अमीरी की वजह से उनके परिवार को किडनैपिंग की धमकियां भी बहुत मिलती थी और इसी कारण ललित मोदी को बार बार अपने बोर्डिंग स्कूल बदलने पड़े। तो कुल मिलाकर उनका बचपन एक अल्ट्रा रिच लाइफस्टाइल और असीमित विशेषाधिकार के बीच गुजरा। लेकिन उनका ये रिबेलियस एटीट्यूड जल्दी ही एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। ग्रेजुएशन के लिए जब वो अमेरिका गए तो 1 मार्च 1985 को उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। सोर्स मटेरियल के मुताबिक कहानी कुछ यूं है कि कॉलेज के दौरान ललित मोदी और उनके दोस्तों ने $10,000 में ड्रग्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन डील में गड़बड़ हो गई। डीलर नकली निकला और पैसे लूटकर भाग गया। गुस्से में आकर मोदी और उनके दोस्तों ने एक दूसरे स्टूडेंट की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिस पर उन्हें शक था। नतीजा, उन पर ड्रग्स रखने, किडनैपिंग और असॉल्ट के गंभीर क्रिमिनल चार्जेस लगे और आखिरकार उन्हें अपनी डिग्री पूरी किए बिना ही भारत वापस लौटना पड़ा। भारत लौटकर उनकी जो इमेज थी ना, वो एक बिगड़े हुए रईसजादे की बन गई थी। उन्हें अपना ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस एकदम बोरिंग लगता था। उनका असली पैशन था ग्लैमर, मीडिया और स्पोर्ट्स। और अपनी इसी दिलचस्पी के चलते उन्होंने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क शुरू किया। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ललित मोदी ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने डिज्नी को भारत में लॉन्च किया था। और इतना ही नहीं, 1994 में उन्होंने ESPN के साथ $975 मिलियन की एक 10 साल की डील साइन की। इस एक मूव से भारत में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का पूरा लैंडस्केप ही बदल गया था। चैप्टर 2, पिचिंग द T20 विजन। तो ये बात है 1994-95 की। उस वक्त यूरोप की इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी EPL में जो पैसा बरस रहा था और उसकी जो पॉपुलैरिटी थी, उसे देखकर मोदी के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना इसी सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी मॉडल का एक ब्लूप्रिंट क्रिकेट के लिए तैयार किया जाए। इस ब्लूप्रिंट में प्राइवेट ओनर्स का कॉन्सेप्ट था, जहां बॉलीवुड स्टार्स और अरबपति अपनी टीम खरीद सकते थे। इसमें देशी और विदेशी खिलाड़ियों का मिक्सचर होना था और सबसे अहम बात, भारी लाइव टीवी ब्रॉडकास्टिंग और कमर्शियलाइजेशन। लेकिन जब 1995 में यह विजन BCCI के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने क्या किया? इसे सिरे से खारिज कर दिया। बोर्ड का तर्क था कि प्राइवेट ओनरशिप से क्रिकेट बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो जाएगा, खिलाड़ियों की लॉयल्टी पर असर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, पैसा और कंट्रोल BCCI के हाथों से पूरी तरह निकल जाएगा। इस रिजेक्शन ने ललित मोदी को एक बहुत बड़ी और क्रूशियल सीख दी। चाहे आपका आइडिया कितना भी शानदार क्यों ना हो, जब तक आपके पास उसे लागू करने की पॉलिटिकल पावर नहीं है, वो आइडिया सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। चैप्टर 3, इन्फिल्ट्रेटिंग द क्रिकेट सिस्टम। चलिए इसे समझते हैं। इस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए उन्हें क्रिकेट पॉलिटिक्स के इस स्ट्रक्चर को क्रैक करना था। रूल एकदम साफ था। BCCI में एक वोटिंग मेंबर बनने और असली पावर हासिल करने के लिए आपको पहले किसी स्टेट लेवल क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना ही पड़ेगा।
अब मोदी कई स्टेट एसोसिएशंस के मेंबर तो थे, लेकिन प्रेसिडेंट किसी के भी नहीं थे। इसके बाद ललित मोदी ने जो किया वो सच में एक मास्टर क्लास है। उन्होंने 3 बेहद आक्रामक और पॉलिटिकली स्मार्ट कदम उठाए। स्टेप 1, 2003 में राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। स्टेप 2, मुख्यमंत्री के सहयोग से 2005 में राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट पास करवाया गया। इस एक्ट ने सीधे सीधे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर रुंगटा परिवार के 70 साल के एकाधिकार को तोड़ दिया। फिर चुनाव हुए और ललित मोदी आरसीए के हेड बन गए। और फाइनली स्टेप 3, हेड बनते ही उनकी बीसीसीआई में एंट्री हुई, जहां उन्होंने 2005 के बीसीसीआई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शरद पवार का पूरा समर्थन किया। पवार चुनाव जीते और बदले में उन्होंने ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अब पावर उनके हाथ में थी। चैप्टर 4, द मास्टरपीस टेक्स फ्लाइट। और यहीं पर टाइमिंग ने सब कुछ पलट कर रख दिया। 19 सितंबर 2007 को युवराज सिंह ने वो आइकॉनिक 6 छक्के जड़े। उसी महीने भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। इससे हुआ ये कि पूरे देश में अचानक से T20 फॉर्मेट का बुखार चढ़ गया। ललित मोदी ने बिल्कुल सही समय पर इस मोमेंटम को भुनाया। 2007 के अंत में उन्होंने क्रिकेट, बॉलीवुड और बिजनेस के इस कॉकटेल यानी आईपीएल की घोषणा कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 8 महीनों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 8 महीने में आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ हो गया। फ्रेंचाइजी बेची गई, ऑक्शन हुए, ब्रॉडकास्टर्स लाए गए और 18 अप्रैल 2008 को बैंगलोर में पहला मैच करवा दिया गया। ये लिटरली एक इम्पॉसिबल टास्क था। और फिर आई वो रात, आईपीएल का पहला मैच। ब्रेंडन मक्कालम ने 158 रनों की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया। ये इनिंग्स इतनी ज्यादा आइकॉनिक थी कि ललित मोदी का ये हाई स्टेक्स गैम्बल रातों रात एक ब्लॉकबस्टर हिट और $1 बिलियन सक्सेस बन गया। पूरा का पूरा देश इस नए फॉर्मेट का दीवाना हो चुका था। Chapter 5, Scandals, Suspensions and Exile. सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2009। उस साल भारत में जनरल इलेक्शंस थे। सरकार ने इलेक्शन की वजह से आईपीएल को सिक्योरिटी देने से मना कर दिया, जिसके बाद मोदी को मजबूरन आईपीएल का पूरा सीजन टू साउथ अफ्रीका शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन इस जल्दबाजी में शिफ्टिंग के दौरान जो हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए ना, उसके लिए आरबीआई की प्रॉपर परमिशन नहीं ली गई थी। और बस यहीं से ललित मोदी पर फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। 2010 आते आते चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। एक नई आईपीएल टीम कोची टस्कर्स केरला के वेरिफिकेशन के दौरान ललित मोदी ने ट्विटर पर एक छुपे हुए स्टेक का खुलासा कर दिया। पता चला कि तत्कालीन मंत्री शशि थरूर की करीबी सुनंदा पुष्कर के पास इस टीम की 25% ओनरशिप थी, वो भी बिना कोई पैसा लगाए। सोर्स के अनुसार इसके बाद शशि थरूर और मोदी के बीच काफी विवाद हुआ और धमकियां भी दी गईं। इस खुलासे के बाद इतना बड़ा पॉलिटिकल भूचाल आया कि थरूर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। इस भारी पॉलिटिकल दुश्मनी और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस का नतीजा क्या हुआ? उसी आर्किटेक्ट का पतन हो गया जिसने ये सब बनाया था। सीजन 3 के फिनाले में अपनी स्पीच देने से ठीक पहले ललित मोदी को बीसीसीआई और आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया। उनकी सरकारी सुरक्षा तुरंत हटा ली गई। और अगर इतना काफी नहीं था तो बैटिंग के विवादों को लेकर उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी। अपनी जान बचाने के लिए रातों रात वो भारत छोड़कर लंदन भाग गए। आज भारत सरकार उन्हें एक भगोड़ा मानती है जिन पर सीक्रेट ब्रॉडकास्टिंग डील्स और नेपोटिज्म के कई आरोप हैं। सोचिए, जिस इंसान ने अपने एक विजन से भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, आज वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया से बाहर है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या आईपीएल से मिलने वाली इस $1 बिलियन खुशी को इसे बनाने वाले उस इंसान की डार्क और विवादित लेगेसी से अलग करके देखा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।